नमस्कार, देश की बात में हाजिर है। आज विपक्ष के 17 राजनीतिक दलों की बिहार के पटना में बैठक हुई है। विपक्षी पार्टियों के प्रमुख खुद इसमें शामिल हुए। इसकी मेजबानी नीतीश कुमार ने की तो राहुल गांधी, शरद पवार, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, लालू यादव, अखिलेश यादव, सीताराम येचुरी, स्टालिन जैसे बड़े नेता इसमें शामिल हुए। मकसद 2024 लोकसभा चुनाव लड़ने की रणनीति बनाना रहा। हालांकि मायावती, नवीन पटनायक इत्यादि शामिल नहीं हुए हैं। नीतीश कुमार ने कहा है कि सब साथ मिलकर चुनाव लड़ने पर सहमति बनी है। बैठक के बाद राहुल गांधी ने कहा कि विचारधारा की लड़ाई है और मतभेदों में लचीलापन लाएंगे। ममता बनर्जी ने कहा कि हम साथ लड़ेंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी कांग्रेस से नाराज दिखी है। बयान जारी कर कहा है कि जब तक कांग्रेस सार्वजनिक रूप से इस अध्यादेश का विरोध नहीं करेगी, तब तक जिस बैठक में कांग्रेस होगी वो नहीं जाएंगे। और तीखी नोकझोंक की खबरें आई हैं। तो आइए पहले सुन लेते हैं कुछ नेताओं को जो उन्होंने वहां पर कहा। अच्छी मुलाकात हुई है और एक साथ चलने की सहमति हुई है और उसके बाद अगली मीटिंग कुछ ही दिनों के बाद सब पार्टियों की एक और की जाएगी, ताकि उसमें आगे का जो कुछ भी होता है, जो एक साथ तो चुनाव लड़ने के बारे में आज एक सहमति हो ही गई है और सब तरह का सहमति हुआ है, लेकिन एक मीटिंग इसके बाद होगी और वो यही करेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे जी करेंगे। उसके बारे में इन्होंने बता दिया है डेट और वो बताएंगे। अभी हम लोगों ने ही कहा कि जल्दी करना है, तो ये लोग अगले महीने जल्दी से जल्दी करेंगे। एक मीटिंग हो जाएगा तो वो तो एकदम समझिए कि वो अंतिम रूप ले लेगा। कौन कहां लड़ेंगे, क्या है, सब चीज के बारे में सब हो जाएगा। हम आगे चुनाव लड़ने की एक कॉमन एजेंडा तैयार कर रहे हैं और हम 10 या 12 तारीख को फिर हमारे इसमें हिमाचल में शिमला में हम वहाँ फिर मिल रहे हैं। लेकिन बहरहाल 1-2 दिन में आगे पीछे हो जाएगा, क्योंकि सभी नेताओं को कंसेंट करके फिर उसके बाद में चुनाव भी है बहुत से जगह पंचायत के, और कि तमिलनाडु में स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, यूपी में क्या होना, बिहार में क्या होना, कश्मीर में क्या होना, ऐसा हर जगह, महाराष्ट्र में क्या, ये ऐसा सभी स्ट्रेटजी करके एक निर्णय लेंगे। हिंदुस्तान की नींव पर आक्रमण हो रहा है, फाउंडेशन पर, इंस्टीट्यूशंस पर, आवाज पर बीजेपी और आरएसएस आक्रमण कर रही है। मैंने मीटिंग में भी कहा, यह विचारधारा की लड़ाई है और इसमें हम सब एक साथ खड़े हैं। हम में जरूर थोड़ी डिफरेंसेस होंगी, मगर हमने ये निर्णय लिया है कि हम एक साथ काम करेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ काम करेंगे और जो हमारी विचारधारा है, जिसको हम शेयर करते हैं, उसकी हम रक्षा करेंगे। मगर ये एक प्रोसेस है, ऑपोजिशन यूनिटी की एक प्रोसेस है और यह बहुत गहरी तरीके से आगे बढ़ने जा रही है। पटना से शुरुआत हुआ है, मीटिंग अच्छा हुआ है। 3 चीज नजदीक में है जो रिजॉल्व हुआ है। नंबर 1, वी आर यूनाइटेड, हम लोग एक है। दूसरी बात है, वी विल फाइट यूनाइटेडली, ये दूसरी बात है, हम लोग एक साथ में लड़ेंगे। तीसरी बात ये हुआ है कि हमारा लड़ाई, हमको अपोजिशन मत बोलो, हम लोग भी देश का सिटीजन है, हम लोग भी पैट्रियोटिक है, हम भी देशप्रेमिक है, हम भी भारत माता कहते हैं। मणिपुर जलने से हमारा भी आग जलते हैं। ऐसे हम लोगों ने ये तैयार किया कि बीजेपी का तानाशाही जो गवर्नमेंट, जो डिक्टेटरशिप चला रहा है,
जो एट्रोसिटीज चल रहे हैं, एट्रोसिटीज टेरिबल, क्या नहीं किया। हम लोग जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, हम लोग को उधर में पूरा राजभवन को ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट बना दिया। जो मर्जी करते हैं, जो अगर कोई कुछ बोलते हैं तो उसको खिलाफ में ईडी लगा देता है, सीबीआई लगा देता है। मीडिया को तो पूरा कंट्रोल किया है। और क्या चालाकी करते हैं, चुपी रुस्तम का माफिक बहुत सारे लॉयर को कोर्ट में भेजकर कोई ना कोई केस कर हम लोग को खिलाफ में कोई ना कोई सीबीआई होता है, नहीं तो ईडी होता है, नहीं तो पंचायत भी सीबीआई में होगा। ऐसा होता है जो नहीं होना चाहिए। लेकिन बेरोजगारी के बारे में चिंता नहीं करते हैं। स्वार्थ का गठबंधन, निशाने पर हिंदुस्तान। आज वो राजनीतिक दल जो एक दूसरे को आंख नहीं सुहाते थे, एकत्रित हुए एक ऐसे संकल्प के साथ जो भारत को आर्थिक प्रगति से वंचित कर पाए। मैं विशेष आभार व्यक्त करती हूं कि ममता जी ने अपने उचित भाव तब प्रस्तुत किए जब उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी विपक्ष के लीडर बन गए तो नरेंद्र मोदी को पुनः 2024 में प्रधानमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो बहरहाल ये तमाम राजनीतिक दल एक साथ नजर आए, लेकिन नाराजगी और रोष आम आदमी पार्टी का नजर आया। उन्होंने बयान जारी करके कहा है कि जब तक कांग्रेस सार्वजनिक रूप से अध्यादेश का विरोध नहीं करेगी, तब तक भविष्य में होने वाली किसी भी मीटिंग में आम आदमी पार्टी नहीं जाएगी। आइए सुन लेते हैं, फिर चलेंगे अपने सहयोगियों के पास। अगर संविधान को आपके आंखों के सामने जलाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, तो हार्ड स्टैंड तो लेना पड़ेगा। चाय समोसे खाने के लिए कोई विपक्षी दल एकजुट नहीं हुए हैं, सिद्धांत के ऊपर एकजुट हुए हैं कि संविधान को बचाना है, और संविधान को दिल्ली में भी बचाना है, केरल में भी बचाना है, तमिलनाडु में भी बचाना है। ये आप एक पिक एंड चूज नहीं कर सकते। और जिस जगह पे जहां 15 में से 14 विपक्षी दल एक साथ हैं, एक आवाज में बात कर रहे हैं, वहां पे कांग्रेस क्यों चुप है? तो ये सवाल कांग्रेस को पूछना चाहिए आपको कि कांग्रेस इतने बड़े मुद्दे पे, जहां पे एक तरह से डेमोक्रेसी को खत्म किया जा रहा है दिल्ली में, उस पे आप सफाई नहीं दे रहे हैं। और आपके जो सीनियर लीडर्स है पंजाब के और दिल्ली के, कह रहे कि नहीं, इसमें तो मोदी जी का साथ देना चाहिए। तो आइए इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी मनीष कुमार और शरद शर्मा दोनों मौजूद हैं। मनीष, पहले आपसे, तमाम नेताओं को हमने सुना है, क्या आंकलन, क्या कुछ ठोस ये मजबूती है इस बार जो ये महागठबंधन एक तरह से जो बैठक हुई है, क्या इसका सार समझें? देखिए, जो सार था वो ममता बनर्जी जब अपना रिएक्शन दे रही थी इस मीटिंग में, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था, उन्होंने सबसे अच्छे तरीके से समअप किया था कि 2024 का लोकसभा का चुनाव हमें साथ लड़ना है, इसलिए हम एकजुट रहेंगे। हमारे अंदर कुछ मुद्दे हैं जिसके बारे में राहुल गांधी ने भी स्वीकार किया था कि अंतर विरोध हैं, लेकिन इसको बैठकर मिलकर बात करके सुलझाया जाएगा। तीसरी बात जो है कि ये जो बैठकों का आज जो है दौर शुरू हुआ है, बैठकें और होंगी, कुछ मुद्दे आज सुलझे हैं, कुछ मुद्दे आगे सुलझेंगे। अब बात रही आपकी, आपने जो मुद्दा उठाया है, निश्चित रूप से आज की बैठक में शामिल होने वाले अधिकांश दलों ने इस मुद्दे पर आपका समर्थन पहले ही एक तरह से घोषित कर दिया है कि वो आपका और राज्यसभा में, लोकसभा में इस मुद्दे पर उनका साथ देंगे। बीजेपी केंद्र सरकार जो ये अध्यादेश ला रही है उसका विरोध करेंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी के साथ उनके कुछ अभी भी मुद्दे हैं, कुछ इश्यूज हैं, जिसके बारे में आज की बैठक में भी कांग्रेस पार्टी के नेताओं से उनकी तीखी नोकझोंक हुई। जो सहयोगी दल के नेता हैं, जो अन्य दलों के नेता हैं, उनका कहना यह है कि आप जो मुद्दा उठा रही है निश्चित रूप से वो सही मुद्दा है, लेकिन जो जिस तरीके से उठा रहे हैं वो गलत है, क्योंकि ये जो बैठक है ये 2024 के चुनाव के लिए है, ना कि दिल्ली की सरकार के लिए है। अलग अलग सहयोगी दल, जैसे वो एक उदाहरण देते हैं कि
उद्धव ठाकरे कॉमन सिविल कोड पर उन्होंने हमेशा समर्थन किया है, उन्होंने हमेशा उसकी मांग की है। लेकिन उद्धव ठाकरे कभी भी किसी बैठक में, अगर वो भी जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल दिल्ली के अध्यादेश को मुद्दा बना रहे हैं, तो कल को अगर उद्धव ठाकरे भी कहें कि आप सब पहले जो है इसका समर्थन करें तभी मैं बैठक में शामिल होऊंगा, तब विपक्षी एकता कभी भी संभव नहीं हो सकती है। और सभी दलों ने, कुछ दलों के नेताओं ने आज अरविंद केजरीवाल के साथ उनको एक तरह से काउंसलिंग करने की भी कोशिश की कि ये जो मुद्दा है, हर आदमी को अपने जो विवादास्पद मुद्दे हैं कम से कम इन बैठकों में उसे एक साइड रखना होगा, उसे कहीं ना कहीं थोड़े से पृष्ठभूमि में रखना होगा। और हम जो है 2024 के लिए जुटे हैं, हमें बीजेपी को हटाना है और वहाँ पर हम अपने एक कॉमन प्रोग्राम को हम लेके आगे चले। हमारा अपना, हम जो मुद्दे हम उठाएं, हम 5 ही 6 मुद्दे उठाएं, लेकिन उस पर हमारी सहमति हो। लेकिन आपने इसे एक तरह से आप कह सकती हैं कि प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है। निश्चित रूप से आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी को इस मुद्दे पर अपना स्टैंड क्लियर करना होगा। लेकिन निधि, उनका कहना है कि आप जिस प्रकार से उनके ऊपर दबाव डालकर या बयानों से, इंटरव्यू देकर उन्हें घेरने की कोशिश कर रही है, वैसे में कांग्रेस पार्टी फिलहाल उनके दबाव में आना नहीं चाहती। निधि, शरद, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी में हड़बड़ाहट क्यों है? राहुल गांधी उस बैठक में बोल रहे थे कि भाई देखिए, ये विचारधारा की लड़ाई है और इस पे हम फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएंगे, ये शब्द का प्रयोग किया। नीतीश कुमार क्या ज्यादा राहुल गांधी या कांग्रेस को तवज्जो दे रहे थे, ये खींच थी, या ममता बनर्जी को भी हमने सुना, उन्होंने पूरा एक तरह से साफ खाका खींच दिया कि क्या निकल कर आया है। हड़बड़ी क्यों है आम आदमी पार्टी में? क्योंकि आम आदमी पार्टी कांग्रेस पर आरोप लगाती है कि वो बीजेपी की बी पार्टी है और कांग्रेस आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाती है कि वो बीजेपी की बी पार्टी है। तो ये क्या हो रहा है? निधि जी, देखिए, दोनों एक दूसरे पर बी टीम होने का आरोप लगाते हैं, लेकिन दोनों ही ये जो पार्टियां हैं ये इस समय बीजेपी से त्रस्त हैं और किसी तरह से बीजेपी से पार पाना चाहती हैं। जहां तक मैं समझ रहा हूं, बात यह हो रही है कि दोनों एक दूसरे के साथ अभी तक कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे हैं। अगर आपको गठबंधन करना है, अगर आपको अंडरस्टैंडिंग करनी है, समझौता करना है, तो 2 बात अपनी पीछे डालनी पड़ती हैं, यानी कि 2 बात दूसरे की माननी पड़ती हैं, 2 बात अपनी आप मनवाना चाहते हैं और दूसरे को वो मानना चाहिए। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो जो अभी सामंजस्य है वो इन दोनों पार्टियों में नहीं बन पा रहा है। वरना कहने को तो ये भी कह सकते हैं कि अगर राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल से इतनी बात कर लें कि अभी हम ओपन में आपके लिए नहीं कह रहे हैं, बाद में घोषणा कर देंगे, आप चिंता मत कीजिए, हम समर्थन देंगे, तो ये मुद्दा उठे ही ना। और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी जो है, अगर ये देख ले कि कांग्रेस बीजेपी के साथ तो जा ही नहीं सकती है, एक बार सोच के इस तरह से देखे कि कांग्रेस कैसे बीजेपी के साथ चली जाएगी, फिर उसके बाद में कैसे वो मोदी सरकार के खिलाफ बोलेगी। तो अगर इस तरह से सोचें तो इस तरह से तो गठबंधन हो जाएगा। लेकिन आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि वो पहले से पब्लिक में इसलिए आई क्योंकि वो कोशिश कर रहे थे कि जो उनका मुद्दा है, जो पूरे राष्ट्र का मुद्दा होना चाहिए, और उन्होंने उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक कई पार्टियों को इस मुद्दे पर एक मत किया और अपने साथ लाए। तो उस मुद्दे पर 1 महीना होने के बावजूद भी 26 मई को राहुल गांधी से, मल्लिकार्जुन खड़गे से समय मांगा गया था, लेकिन 1 महीने बाद तक भी समय नहीं दिया गया। तो कांग्रेस अपनी जो स्ट्रैटेजी है ना, तो उस पर क्लियर कर रही है, अपना स्टैंड क्लियर कर रही है, बल्कि ये जो बड़ी बैठक हो रही है इसमें भी जो है इस पर चर्चा वो नहीं करना चाह रही है। तो इसीलिए जो है पहले भी ये बात लग रही थी कि ऐसी बात हो सकती है कि वॉकआउट हो जाए, लेकिन आज वॉकआउट नहीं हुआ। लेकिन इतना जरूर हुआ कि अरविंद केजरीवाल बैठक में तो शामिल हुए, लेकिन इसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें वो शामिल नहीं हुए। खैर, बिल्कुल शरद, हमने ये देखा है कांग्रेस ने, आपको याद होगा कि महाराष्ट्र का जो सावरकर का मसला था उसमें एक तरह से चुप्पी साधने की, क्योंकि शिवसेना के साथ एक तरह से विचारधारा की बात आ रही थी, तो सहयोग किया। तो यहां पर भी अब विपक्षी नेताओं को, तमाम विपक्षी दलों को एक दूसरे के साथ लचीलापन दिखाना होगा, नहीं तो जो ये बैठकें हो रही हैं कितनी कारगर साबित होंगी, एक सवाल बन के रह जाएगा। शरद, आपने और मनीष, आपने हमसे बात की, हमें समझाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बात अब मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के सतना में सरकार की लाडली बहना योजना को लेकर एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। 2000 से ज्यादा महिलाओं ने शिकायत की है कि उनके मोबाइल पर खाते में योजना के पैसे जाने का मैसेज आया, लेकिन बैंक तक पैसा नहीं पहुंचा। प्रशासन का कहना है कि वो इस मामले की जांच कर रहे हैं।
सतना में इन लाडली बहनों के हाथों में ठगे जाने का शिकायती आवेदन है। आरोप है कि लाडली बहनों के 1000 रुपए मिलने का मैसेज मोबाइल में तो आया लेकिन खाते में नहीं। तो पंजाब बैंक में नहीं आया, सब लाडली बहना से दिल्ली गुड़गांव में जा रहा। हम लोग के आदमी बोलते कहाँ खाता खुलवाए, हम बोले पंजाब में खुलवाए। अब आप गाली गलूज देते हैं, बोलो कहे जाकर नीति मुश्किल से जाके बात करो, जैसे करवाई हूँ करें। तो बेचारी बोल रही है कि मदद होगा, पर कुछ मदद नहीं हो रहा। पुलिस थाना सब कुछ कर चुके हैं। बहुत परेशान है सर। अकाउंट हम दूसरा खुलवाए नहीं, यहाँ आते रहे सिलाई सीखने और आधार कार्ड 2 फोटो यहाँ दिए थे तो उसके द्वारा दूसरा अकाउंट खुल गया है। और हम लाडली बहना फार्म भरे थे तो उसमें पैसे नहीं आए, दूसरा अकाउंट दी थी। इन हितग्राहियों के लिए न सिर्फ लाडली बहना बल्कि तमाम सरकारी योजनाओं का पैसा गुड़गांव के किसी खाते में जा रहा है। महिलाओं का आरोप है कि कौशल विकास केंद्र में इन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया था, संबंधित कंपनी ने तमाम दस्तावेज लिए थे, शायद उससे ही ये फर्जी खाते खुले। उधर प्रशासन जांच की बात कह रहा है। पहले कौशल विकास योजना में खाता उनका खुला था, तो खाता उन्हीं के नाम से है, उन्हीं के आईडी है, उन्हीं का आधार कार्ड, उन्हीं का डीबीटी है उसमें है और उन्हीं के मोबाइल नंबर भी दर्ज है। लेकिन चूंकि वो खाता खुला था उसके बाद उन्होंने कभी उसको देखा नहीं, तो वो दूसरा खाता यूज करते थे। तो जब मैसेज आया उन्होंने देखा कि मैसेज का पैसा, मैसेज तो आया हुआ है लेकिन जिस खाते को यूज कर रहे हैं उस खाते में पैसा ना करके दूसरे खाते में है जो कि उन्हीं के नाम से है। वो अलग बात है कि वो सतना से बाहर की बैंक में एनरोल है तो उनको हम सतना में ट्रांसफ़र करा, वो एक अलग चीज़ है। चूँकि किसी के नाम से खाता खुला है और वो खाता आधार और डीबीटी इनेबल्ड है, तो आधार चूँकि लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना में हमने किसी का खाता नंबर नहीं लिया था, जो उनके समग्र से और आधार से लिंक खाता है वो सिस्टम उसे ऑटोमेटिक पिक करता है। दैट्स वाई उनका पुराना खाता पिक हुआ है, तो उस खाते को हम यहाँ पे ट्रांसफर करा दें। सतना में 1-2 नहीं पूरी 2200 महिलाओं की शिकायत है कि उन्हें योजना का पैसा नहीं मिला और उनके साथ फर्जीवाड़ा हो गया। प्रशासन खाता ट्रांसफर कराने की बात कह रहा है, लेकिन सवाल यह है कि खाता कहीं भी हो पैसे क्यों नहीं निकले। ऐसे में क्या ये सिर्फ एक तकनीकी चूक है या फिर भ्रष्टाचार। सतना से अपने सहयोगी ज्ञान शुक्ला और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस में नौकरी के बदले रिश्वत लेने का मामला सामने आया है। अभी इस घोटाले की जांच चल रही है, लेकिन एक अनुमान है कि करीब 100 करोड़ रुपए कमीशन का खेल हुआ है। टीसीएस को जब विसल ब्लोअर ने इस मामले की जानकारी दी तो जांच की गई। जांच में यह सामने आया कि टीसीएस के कुछ सीनियर अधिकारी कैंडिडेट को नौकरी देने के बदले स्टाफिंग फर्मों से रिश्वत ले रहे थे। आरोपों के घेरे में टीसीएस के रिसोर्स मैनेजमेंट ग्रुप के ग्लोबल हेड ईएस चक्रवर्ती हैं। रिसोर्स मैनेजमेंट ग्रुप की कंपनी में रिक्रूटमेंट का काम देखती है। आरोप है कि कई सालों से स्टाफिंग फर्म से पैसे लिए जा रहे थे। कई हफ्तों की जांच के बाद टीसीएस ने रिक्रूटमेंट के हेड को छुट्टी पर भेज दिया है। वहीं रिसोर्सेज मैनेजमेंट ग्रुप के 4 अधिकारियों को निकाल दिया गया है। साथ में 3 स्टाफिंग फर्मों को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिकों ने क्लाउड सीडिंग तकनीक से सफलता पाई है। इससे मनचाहे वक्त में बारिश हो सकेगी। प्रदूषण, स्मॉग या धुंध के दौरान कृत्रिम बारिश करा के मौसम को साफ किया जा सकेगा। और सेस्ना एयरक्राफ्ट की मदद से आईआईटी परिसर में के जो ऊपर की हवा में केमिकल पाउडर ब्लास्ट किया और ये परीक्षण डीजीसीए की अनुमति के बाद हुआ है। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मनीन्द्र अग्रवाल हैं, प्रोफेसर आईआईटी के। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। तो ये जो क्लाउड सीडिंग की बात हमने विदेशों में सुनी थी, अब आईआईटी कानपुर ने सफलता पाई है। बताइए ये कितना महत्वपूर्ण है और कब इसका हम प्रयोग कर सकेंगे, कब? जी हाँ, ये लगभग उसी प्रकार का सिस्टम है जिसका प्रयोग विदेशों में भी होता है। और इसके लिए जो कुछ अटैचमेंट्स हमने यूएस से इंपोर्ट किए थे और फाइनली सब सेटअप करके डीजीसीए के अप्रूवल के बाद इसको फ्लाई किया है। और अभी जिस दिन हमने ये इसको फ्लाइट करी थी कल सुबह, तो उस दिन पानी शुरू से रात से ही बरस रहा था। तो इसके लिए हम इसको कह नहीं सकते कि सीडिंग की वजह से पानी बरसा। तो उसका ट्रायल के लिए हमें एक दिन का इंतजार करना पड़ेगा जब पानी ना हो लेकिन क्लाउड्स हो, तब फिर जाके हम सीडिंग करके देख पाएंगे कि
वाकई में इससे पानी बरस रहा है कि नहीं। बिल्कुल लेकिन सही, हम लोग जी आपने सही कहा, क्योंकि मैंने भी यही कहा है कि सीडिंग तकनीक में सफलता पाई है। तो कैसे क्या होता है, जरा ये बताइए हमें। श्योर। तो सीडिंग में जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं, एक फ्लेयर का प्रयोग होता है, और ये फ्लेयर के अंदर जो कंटेनर में मिक्सचर होता है जिसमें कि कॉमन सॉल्ट, सिल्वर आयोडाइड और कुछ और इस तरह के केमिकल्स का बहुत फाइन ग्रेन, करीब 5 से 10 माइक्रोन के हर एक पार्टिकल होते हैं, वो बनाया जाता है और उसको फ्लेयर के थ्रू स्प्रेड किया जाता है। और थोड़ा क्योंकि फ्लेयर से थोड़ी हीट मिलती है, तो ये जो मिक्सचर के पार्टिकल्स हैं ये थोड़े हवा में ऊपर जाते हैं, और तो इसलिए इसको एयरक्राफ्ट को जस्ट क्लाउड्स के नीचे लेके जाते हैं, जिससे कि ये पार्टिकल्स क्लाउड में चले जाएं। और जस्ट क्लाउड में जैसे ही जाते हैं तो हर एक पार्टिकल के चारों तरफ कंडेंसेशन होने लगता है पानी का, और थोड़ी देर बाद वो ड्रॉपलेट बन के नीचे गिरने लगते हैं। तो इस तरह से रेन होता है। जी, तो ये कितने बड़े पैमाने पर हम कर सकते हैं, इसके लिए क्या क्या जरूरत होगी? सबसे बड़ी जरूरत तो ये है कि क्लाउड्स होने चाहिए, और क्लाउड्स में थोड़ा पानी की मात्रा ठीक ठाक होनी चाहिए, वरना सीडिंग से फायदा नहीं होगा। एक बार क्लाउड्स हमें मिल जाते हैं तो फिर सीडिंग तो हम कितने भी एरिया में कर सकते हैं, क्योंकि वो तो एयरक्राफ्ट की कैपेसिटी के ऊपर है कितनी देर तक हम उसको फ्लाई करते हैं, और कितनी सफलता मिलेगी ये अभी हम थोड़ा एक्सपेरिमेंटेशन हमें और करना चाहेंगे, जिससे कि राइट मिक्सचर, राइट अमाउंट और राइट स्पीड जो कि एयरक्राफ्ट की हो, ये सब हम निकाल सकें, और उसके बाद फिर ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन इसका हो पाएगा। तो अब तक हमने क्यों नहीं किया? क्या इसके लिए हमें किस बात की कमी थी, या क्या हमें कुछ उपकरण चाहिए थे, टेक्नोलॉजी की बात थी? जी, एक्चुअली हम प्रयास तो 2017 से कर रहे हैं, लेकिन समस्या ये थी कि कोई एयरक्राफ्ट ऐसा नहीं था जिसमें कि ये सीडिंग का इक्विपमेंट लगा हुआ हो। सीडिंग इक्विपमेंट बनता है ये यूएस में। तो जब हमने उसको ऑर्डर प्लेस किया 2019 में, तो उसके बाद कोरोना काल आ गया, सारी चीज़ें बंद हो गई, तो लगभग 2 साल लगे उस इक्विपमेंट को हमारे पास पहुंचने में। उसके बाद उनके इंजीनियर्स आए, उन्होंने यहाँ पूरा सेटअप किया। सेस्ना जो यूएस में कंपनी एयरक्राफ्ट बनाती है, उसके भी अप्रूवल चाहिए, क्योंकि उनके एयरक्राफ्ट में हम एक्सटर्नल मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। ये जो आप इक्विपमेंट देख रहे हैं ये विंग पे लगा हुआ है एयरप्लेन के, तो क्या ये एयरवर्दी रहेगा, ये पहले उन्होंने सर्टिफाई किया। उसके बाद डीजीसीए का नंबर आया, उनको भी सर्टिफाई करना होता है, तो उन सब ने अपने डिटेल इवैल्यूएशन किए, सर्टिफाई किया, और तब जाके हम इसको फ्लाई कर पाए। जी मनेंद्र जी, संक्षेप में मैं ये कि जो हमारे किसान बहुत परेशान हो जाते हैं जब बारिश नहीं होती, तो क्या वहां पर ये लाभकारी होगा? वहां पे क्या इसका प्रयोग किया जा सकेगा? जी हाँ, आशा तो हम यही कर रहे हैं। 2 इसके मुख्य उद्देश्य हैं। एक तो ऐसे जगहों पे जहाँ पे बादल आके चले जाते हैं, पानी नहीं बरसता, वहाँ पे सीडिंग की वजह से करके उसकी बारिश करवाई जा सकती है। दूसरा, शहरों में, बड़े शहरों में कई बार नवंबर दिसंबर के महीने में पॉल्यूशन बहुत अधिक हो जाता है। बिल्कुल। तो उस समय भी थोड़े क्लाउड्स मिलते हैं, तो उस समय यदि हम एक बार भी सीडिंग करा दें और पानी बरस जाए तो फिर पॉल्यूशन लेवल कम हो जाता है और कई दिनों तक कम रहता है, तो वो भी एक फायदा होगा। और आखिरी सवाल, कितने ऐसे हमारे पास अब सेस्ना के एयरक्राफ्ट आ गए? क्या एक ही आया है या और ये तो आईटी कानपुर का, जी आईटी कानपुर का अपना सेस्ना एयरक्राफ्ट है जिसमें कि हमने मॉडिफिकेशन किया है, तो अभी तक तो एक ही है, लेकिन अगर ये सक्सेसफुल रहा तो होपफुली और भी डेवलप हो जाएंगे। चलिए, आपको आगे के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद जुड़ने के लिए और समझाने के लिए कि क्लाउड सीडिंग कैसी होती है, और अब हम सफलता के कगार पर पहुंची गए। असम के 22 जिलों में आई बाढ़ से लगभग 4,96,000 लोगों पर गहरा असर पड़ा है। गुरुवार को हालात और गंभीर हो गए। एक आदमी की तुमुलपुर में डूबने से मौत हो गई। बाढ़ के पानी से 14,000 से ज़्यादा हेक्टेयर खेतिहर ज़मीन डूबी हुई है। असम भूटान सीमा पर तुमुलपुर जिले के दरंगा में सीमेंट का बना जो पुल था वो बह गया। पड़ोसी देश भूटान में भारी बारिश के कारण ये बाढ़ आई है। ये सड़क भूटान को भारत
कि सबसे नज़दीकी राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ती है और यहाँ बहुत से व्यावसायिक वाहन गुजरते हैं। और इसी के साथ फिलहाल देश की बात में अभी के लिए इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला NDTV इंडिया पर जारी रहेगा। नमस्कार।